हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और आज यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों से क्षितिज के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, घर बैठे घूमना कैसा लगता है? जब हम घर में बैठे हों और हमें कोई ऐसी यात्रा करा दे कि हम उसी में खो जाएं, तो अच्छा लगता है ना। अब आप कहेंगे नहीं मैम, कभी कभी जाना भी अच्छा लगता है ना, कि वहाँ जाकर हम रहें। घर में बैठे बैठे हम कैसे घूमेंगे? लेकिन जब हम मजबूर हों, हम घूमने ना जा पा रहे हो, हमको पढ़ाई भी करनी है, हमारे एग्जाम भी आने वाले, सब कुछ ये सब लगा हुआ है, तब ऐसा कोई आ जाए, ऐसी कोई बात सुना जाए कि घर बैठे हम यात्रा का आनंद ले पाएं। तो मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपके ही क्षितिज के पाठ 2 में जो है वो है ल्हासा की ओर। ये ल्हासा जो तिब्बतीय क्षेत्र का एक स्थान है, वहाँ की यात्रा, वहाँ तिब्बत का पूरा यात्रा, मतलब कितनी सुंदर जगह की यात्रा आपको करवाई जा रही है। तो जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हमारे लेखक होते हैं, जैसे कि राहुल जी हैं, तो ये क्या करते हैं, ये अपना जहाँ का भी उन्होंने यात्रा की वहाँ का वृत्तांत ये लिख देते हैं, यात्रा वृत्तांत लिख देते हैं। उन्होंने तो यात्रा की, वहाँ का जो भी अच्छा बुरा हाल उन्होंने सीखा, समझा, जाना या अनुभव किया, वो सारी अनुभव की बातें वो अपने लेख में लिख देते, यात्रा वृत्तांत में लिख देते हैं। और जब हम जान नहीं पाते हैं वहाँ पर, तो हम उनके यात्रा वृत्तांत को जब पढ़ते हैं तो वाकई ऐसा प्रतीत होता है कि हम भी उनके साथ ही घूम रहे थे। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, अब ल्हासा की ओर देखिए, पार्ट 1 आप यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। क्यों? देखिए, पाठ बड़ा होता है, कई बार हम पढ़ते 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 पीछे का कुछ भूल जाते हैं। और हम ये चाहते हैं, हम मतलब हमारा ये स्टेप अप, पूरी फैमिली, जो हमारे टीचर्स हैं, हम सभी का एक ही उद्देश्य रहता है कि बच्चा ऐसा पढ़े कि वो भूले ना, उसको रटना ना पड़े, दोबारा वो बैठकर उस पर रट्टा ना मारे। इसलिए ये उद्देश्य के साथ ही यहाँ ये पार्ट 1 लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ कि पार्ट तो बड़ा है, लेकिन उसको इस तरीके से बांट दिया गया है कि एक बार में हम आधा पार्ट पढ़ेंगे और उससे संबंधित सारी भी जो भी जानकारी होगी आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। यदि उसके अंदर से कोई एमसीक्यू निकल कर आता है तो आप एक बार में उतना पार्ट पढ़ लेंगे तो वो एमसीक्यू आपसे बन भी जाएगा। मैंने कहा ना, जब लंबा हम चलते तो हम भूल जाते हैं, फिर जो अगला पार्ट आएगा वो उसका अगला पार्ट के आगे का भाग होगा। तो कहने का तात्पर्य ये कि 10 से 15 मिनट में आप एक पार्ट पढ़ लेते हैं, आधा पार्ट, और 10 से 15 मिनट में आप आधा। यदि आपके पास आधा 1 घंटे का समय नहीं है तो आप थोड़ी थोड़ी देर में ये कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम पाठ की तरफ चलते हैं। और पाठ है ल्हासा की ओर। आप देख पा रहे हैं, बड़ा जो चित्र यहाँ पर दिख रहा है उसी एरिया का है, जो कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें धुंधला जैसा दिखता है। तो देखिए हम पढ़ते हैं, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। जिस रास्ते की बात यहाँ पर लेखक कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि नेपाल से तिब्बत की तरफ जाने का वो मुख्य रास्ता था, जिस रास्ते पर वो चल रहे थे। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते से जाया करती थी। वर्तमान समय में जो फरी कलिंगपोंग का रास्ता खुल गया है, जिससे व्यापार अब होता है, लेकिन जब वो रास्ता नहीं था तो जिस रास्ते पर लेखक जा रहे हैं, नेपाल से तिब्बत जाने का जो मुख्य रास्ता है, वहीं से हिंदुस्तानी भी अपना जो माल है, अपने जो सामान है, वो व्यापार वहीं से किया करते थे। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। केवल व्यापार ही नहीं होता था, बल्कि सैनिक टुकड़ी भी यहाँ से गुजरती थी। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां भी बनी हुई है। इस रास्ते से जाते समय लेखक कह रहे हैं कि रास्ते रास्ते में फौजी चौकियां बनी हुई है, अर्थात फौज जब रुक जाती है तो उसके छोटे छोटे से आप, अब हम अपनी भाषा में कहें तो ठिकाने बना देते हैं कि यहाँ आपको रुकना, उनको चौकियां बोला गया है। किले बने हुए हैं, किले भी वहां पर बने हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन, पलटन मतलब होता है फौज, चीनी फौज रहा करती थी। उन किलों में वो किले भी बने हैं। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर गए हैं। अब पहले का समय था, तो अब जब वो लेखक लिख रहे हैं उस समय तक क्या था कि वो मकान कुछ कुछ गिर चुके थे। और दुर्ग मतलब किला, किले के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ रहे थे। किले का आधा भाग तो निर्जर हो चुका था, लेकिन जिस स्थान पर किले के जिन भागों में अभी भी किसान बंधु रह रहे थे, वहां के भाग कुछ आबाद दिख रहे थे, मतलब उनका घर दिख रहा था, उजाला दिख रहा था, सफाई दिख रही थी, पूरे बने हुए घर दिख रहे थे, तो वहां कुछ आबादी दिख रही थी। तो आपको इन पंक्तियों में ये समझ में आया कि अगर आपको बन जाता है प्रश्न, यहाँ से एमसीक्यू पूछ भी लेते हैं, तो हो सकता है वो आपसे पूछ लें कि जिस रास्ते से लेखक गुजर रहे थे उस रास्ते पर क्या क्या बना हुआ था। तो
चौकियां और किले बने हुए थे। रास्ते में बने हुए किले में कौन सी फौज रहती थी, कौन सी पलटन रहती थी, या कौन रहता था पहले? तो वहां तुरंत आप टिक कर पाएंगे कि वहां पर चीनी पलटन रहती थी। फिर अब चीनी पलटन के उस किले में कौन रहा करता है? तो किसान रहते हैं। तो ये ऐसे कुछ पंक्तियों से ही हमें क्या मालूम हो गया। और जो रास्ता था वो किस लिए था? जो रास्ता, जिस रास्ते पर अभी लेखक चल रहे थे, वो रास्ता पहले किसके लिए इस्तेमाल होता था? तो व्यापार के लिए और सैनिकों के जाने का रास्ता था। तो यहाँ से यदि 3 से 4 MCQ बनते तो आपके उत्तर ये होंगे। अगला चलते उसी के आगे। ऐसा ही परित्यक्त, परित्यक्त का अर्थ होता है त्यागा हुआ। परित्यक्त एक चीनी किला था। वो कह रहा है ऐसा ही एक चीनी किला उन्हें भी मिला यात्रा के दौरान, जो परित्यक्त था, त्यागा हुआ था, लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। देखिए, जब हम किसी रास्ते पर जाते हैं, हम किसी सफ़र पर निकलते हैं तो परेशानियां तो होती हैं, लेकिन यदि हम कहें कि वहाँ की कुछ हमें पॉजिटिव देखना है, कुछ सकारात्मक बातें जाननी है, तो तिब्बत में कुछ आरामदायक बातें भी थी। सबसे अब वहाँ आरामदायक क्या था, अच्छा क्या होने लगा? तो वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं था। मतलब जो जाति पाति हम अगर हिंदुस्तान में कहें कि कई ऐसे छोटी जगह पर हो जाती हैं कि हम देख लेते हैं कि ये जात और पात पर अंतर कर लेते हैं, ऊंची जात नीची जात। आज के समय में ये नहीं होता है, लेकिन पहले होता था। पर तिब्बत में जात पात और छुआछूत, क्योंकि जब जात पात की बात आती है तो छुआछूत की बात आ जाती है। इनको नहीं छूना है, वो ऐसा नहीं करना है, वो जहाँ पानी भरते वहाँ पानी नहीं भरना है, तो ये सब छुआछूत वाली बात है। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ना औरतें पर्दा ही करती थी, पर्दा प्रथा भी नहीं थी, जाति प्रथा भी नहीं थी, औरतें किसी प्रकार का वहां पर्दा नहीं करती थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को, जो भिखारी लोग थे, निम्न श्रेणी के जो भिखारी थे, वो को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। वैसा किसी का आना जाना वर्जित नहीं था, लेकिन जो निम्न स्तर के भिखारी थे उनको किसी डर से कि कहीं ये चोरी ना कर ले, तो उनको घर के अंदर आने की उतनी इजाज़त नहीं थी, पाबंदी थी, आने नहीं देते थे लोग। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर जा सकते थे यदि आप इस तरीके की कैटेगरी में नहीं हैं। वो क्या कह रहे हैं, यदि आप भिखारी नहीं हैं तो आप बिल्कुल धड़ाधड़ उनके घर के अंदर चले जाइए, कोई भी नहीं रोकेगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हम सीधे चले जाए, मतलब हम अनजान भी होंगे। जी हाँ, यदि आप वहाँ यात्रा के दौरान गए हैं और घर के पास आप हैं और घर के अंदर आप जाना चाहते हैं, वहाँ से कोई सुविधा लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल वहाँ जा सकते थे, कोई रोक टोक नहीं थी। बल्कि उनके किचन तक जाके यहाँ आगे आएगा, आप अपने पसंद की चाय भी बना सकते थे। किसी भी प्रकार की रोका टोकी वहाँ नहीं थी। और लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति भिखारी वाला नहीं होना चाहिए। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, जैसा मैंने आपसे कहा ना, आप भले ही अपरिचित हो, आप भले ही दूसरे क्षेत्र से आए हो, लेकिन वहां पर आप बेधड़क बेझिझक उनके घर में जा सकते थे। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। मतलब उसमें आप क्या कर सकते हो कि तब भी आप जा सकते हो, उनसे चाय ले सकते हो, उनसे चाय मांग सकते हो। तो यहाँ पर बड़ा भी यदि शॉर्ट में भी प्रश्न बनता है तो भी ये वो कह सकते हैं कि तिब्बत की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो आप लिख सकते हैं कि वहाँ जात पात छुआछूत नहीं था, लोग एक दूसरे के घर में जा सकते थे, अपरिचित लोग भी घर में जा सकते थे, औरतें पर्दा नहीं करती थी, वहाँ पर्दा प्रथा नहीं थी। ये वहाँ की सामाजिक व्यवस्था थी। और भी है कि हाँ, बस इतना तो यहाँ पे शॉर्ट में बन जाएगा, आप बना सकते हैं, मतलब इतना आप लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे MCQ में यदि वो कहें तो वो ऐसा प्रश्न नहीं बन रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। क्या, किसकी बात हो रही है? चाय की बात हो रही है। चाय पर हमने छोड़ा था। वह पका देगी, मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौंगी में कूटकर उसे दूध वाली, मतलब चौंगी ऐसे कूटने वाले से आप खलहड़ कहते हैं, आप कूटते हैं, या आप उसे जिस भी बर्तन में आप करते हैं, एक बार उस कूटने वाले उस बर्तन को वहाँ चौंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में, टोटीदार बर्तन वही केटली जिसे आप कहते हैं, केटल कहते हैं, तो बर्तन, अच्छा इसको वहाँ पर खोटी कहा गया, में रख के आपको दे देगी। मतलब वहाँ की जो स्त्रियां हैं, आप बेझिझक जाके उनसे बोलिए कि आपको चाय पीना है, वो बिल्कुल जो मसाले जिनको कूटती होंगी उसे कर कर और उसको दूध वाली चाय के जैसे रंग का करके आपको दे देंगी केटली में रख कर।
यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, मतलब जहाँ पर बैठ रहे हैं, जो आपका ड्राइंग रूम है जहाँ पे आप बैठे हैं, वहाँ से यदि चूल्हा दूर है जहाँ पर चाय पकाई जा रही है और आपको डर है कि कहीं सारा मक्खन, क्योंकि वहाँ की चाय में मक्खन डलता है, ठीक, मलाई डलती है, मक्खन डलता है, और यदि आप डर है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, चाय अपनी अपनी पसंद की होती है, आप कैसी पीते होंगे तो आप कहेंगे नहीं मैम मलाई नहीं पड़नी चाहिए, चाय भी ठंडी होने पर उसके ऊपर मलाई नहीं पड़नी चाहिए, हमें इस तरह की चाय नहीं पसंद, हमें ज़्यादा दूध वाली नहीं पसंद है, तो हमें गाढ़ी चाय नहीं पसंद है। ऐसे अपने अपने तरीके होते हैं। आप सुनते सुनते इस वीडियो को ऐसा नहीं हो जाना कि आपको चाय की याद आ जाए, वीडियो पूरा सुनना है ना, तो उसके बाद आप चाय अपने तरीके से बनाकर बिल्कुल पीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मक्खन, अब डर है कि चूल्हा दूर है, हम यहाँ बैठे हैं, आपको वहाँ का तौर तरीका पता है कि लोग मक्खन डाल देते हैं, मलाई डाल देते हैं, ऐसा ना हो मेरी चाय में डल जाए, तो आप खुद जाकर चौंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है, मतलब पहले से नहीं डालते, पहले वो चाय को पकाते और आपको डर है कि डाल ना दे, तो आप बिल्कुल जाकर खुद से चाय पका सकते। ये बात आपको आश्चर्यचकित कर देगी ना कि किसी अपरिचित इंसान को आप घर के दरवाजे पर भी नहीं भटकने देते हैं, वही सारा हाल चाल अता पता सब पूछ लेते हैं। लेकिन तिब्बत में ऐसा नहीं है, एक अनजान व्यक्ति भी आपके किचन तक जाकर चाय बना सकता है, अपने पसंद की चाय बना सकता है। तो ये वहाँ की खासियत है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि कहीं हमें डर भी रहता है, लेकिन उन लोगों में इतना आपस में विश्वास है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी प्रवृत्ति के लोग यदि उन्हें दिखते हैं, भिखमंगे जो होते हैं, भिखारी निम्न स्तर के, उनको वो अंदर नहीं जाने देते, ये याद रखिएगा, ठीक। तो आप यहाँ से बिल्कुल MCQ बन सकता है कि वो चाय किस में कूटते थे, तो चौंगी में, और चाय किस में देते थे, और दूसरा ये कि चाय में तिब्बती लोग क्या डालते हैं, तो वो मक्खन डालते हैं, ठीक। तो यहाँ से आपके ये प्रश्न बन जाएंगे, जिनको मैंने कोशिश की कि यदि आपको बनता है तो आप कैसा उत्तर देंगे। फिर है आगे, पर अब वहाँ उन्होंने चाय पी ली, चाय की सारी बातें बता दी, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बता दिया, चाय कैसे बनती है, और आप अपनी पसंद की चाय बना सकते हैं। अब जहाँ वो चाय पी रहे थे वहाँ से वो आगे बढ़ेंगे, तो परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे, परित्यक्त चीनी किले के पास ही उन्होंने चाय पी थी, अब वो वहाँ से आगे निकलने लगे, तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी क्या होती है, जो टैक्स चलता है ना, कि आप टोल कहते हैं, आप टोल टैक्स लगता है, तो ऐसे राहदारी कहते हैं उसे, टोल टैक्स को ही राहदारी कहा गया, रास्ते पर चलते हुए जब आपसे टैक्स मांग लिया जाए। तो राहदारी मांगने आ गया, हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी, जो चिट वो लिए होंगे। आप भी टोल टैक्स में जाते हो, फिर आप आगे बढ़ते हो और आपकी 2-3 जगह यदि वो चिट चलने वाली है, ऐसा कोई नियम है, तो आप दूसरी जगह जाके उसे दिखा देते हो कि भैया हम एक जगह टैक्स दे चुके हैं, तो वो उसे चिटें दे देती है, दे दी उन्होंने। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। थोंगला तक उन्हें जाना है, लेकिन उसके पहले वाले जो आखिरी गांव था, उसके बाद थोंगला आने वाला है, वहां वो पहुंच गए। यहाँ भी सुमति जो कि लेखक के मित्र हैं, सुमति के जान पहचान के आदमी थे, चूंकि सुमति उसी एरिया के हैं, इसलिए वहां पर जान पहचान वाले उनके मिलते रहते हैं। तो थोंगला के पहले वाले गांव में सुमति के जान पहचान वाले आदमी थे, और भिखमंगे रहते ही भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। अब जान पहचान के लोग थे, उस समय जो लेखक हैं वो भिखारी के बेस में वहां पर गए थे, तब भी उनको वहां रहने की जगह मिल गई थी। 5 साल बाद जब हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी थी। उस समय तो कह रहे हम भिखारी नहीं थे, आज हम भिखारी हैं, हमें जगह मिल गई। लेकिन 5 साल बाद जब हम भिखारी के वेश में मिल गई, 5 साल बाद वो फिर गए थे। उस समय वो अच्छे भद्र पुरुष, मतलब अच्छे कुल के, तब उनको रहने के लिए जगह नहीं दी। कई बार व्यक्तियों की धारणाएं भी होती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं कि उस समय तक लोग ऐसा करते हैं कि नहीं जाने आने देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उस समय तो हमको नहीं मिला था, जबकि हम घोड़ों पर सवार थे, बढ़िया थे, किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी, और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। मतलब किसी व्यक्ति ने, गरीब व्यक्ति ने उनको कह दिया था कि भाई रुक जाओ, जब वो अच्छे रूप में गए थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर करता है, खासकर शाम के वक्त झंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब वहां पर जो नशीले पदार्थ की बात की गई है, झंग, तो कई बार शाम के समय लोग उसको भी पीकर बड़े मदमस्त होते हैं, तब भी लोग एक दूसरे को घर के अंदर जाने से या रोकने से डरते हैं। तो यहाँ पर आप को ये भी MCQ बन सकता है कि लेखक के मित्र का नाम क्या था, तो सुमति। और लेखक 5 साल बाद
जब इसी रास्ते से लौटे तो उनका क्या वेश था, क्या वेश धारण करके वो वहां से लौटे थे। तो ये भी, और अभी जब वो 5 साल पहले गए थे तो किस रूप में गए थे। तो ये यहाँ से MCQ आपके बनेंगे। अब हम इसी के आगे बढ़ते हैं। अब हमें सबसे विकट ठाणा थोंगला पर करना था। एक वहाँ की सबसे कठिन जगह होता है ना कई बार, क्योंकि देखिए तिब्बती क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ रास्ते ऐसे होंगे जो चढ़ने में निकलने में कठिन होंगे, और वो कौन सा था, ठाणा थोंगला। ठाणे में, हाँ यहाँ पर, हाँ ढाणा थोंगला। तो ढाणे में तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं थे। गांव गिराव मतलब गांव, छोटे मोटे गांव कस्बे वहां पर नहीं थे। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर चल रहे थे ये लोग। बनेगा यहां से प्रश्न कि ढाणे तिब्बत में सबसे खतरे के, ढाणे में जाते समय या ढाणे पर चलते समय लेखक कितनी ऊंचाई पर चल रहे थे, तो 16-17 हजार फीट। नदियों के मोड़, जहाँ से नदियाँ बिल्कुल टर्न होती हैं, नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। आपने यदि ऐसे रास्ते का सफ़र किया है जहाँ पर टर्न बहुत गहरे होते हैं, आपको उस तरफ आने वाला व्यक्ति बिल्कुल नहीं दिखने वाला, और पहाड़ से कटकर रास्ते होते हैं, तो पहाड़ कुछ देखिए, पहाड़ का कोना ये है, यहाँ से रास्ता टर्न हुआ है, पहाड़ के कोने के कारण आपको यहाँ का व्यक्ति दिखने नहीं वाला। तो ऐसे स्थान पर वहीं के लोग सफ़र कर सकते हैं बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कौन आ रहा है, कैसे टर्न लेनी है, कितनी दूरी से लेनी है, कहाँ हमें रुक जाना है। क्योंकि एक तरफ तो नदियों का बहाव है और दूसरी तरफ पहाड़ का कटाव है, और दूसरी तरफ दिखने वाला कोई व्यक्ति समझ में नहीं आ रहा है। तो बड़ी ही खतरनाक जगह थी जहाँ पर एक्सीडेंट हो सकते थे। कोई आदमी नहीं दिखता था। डाकुओं के लिए ये सबसे अच्छी जगह। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि वहाँ के लोग डरे क्यों रहते थे इन रास्तों में भी, क्योंकि जहाँ पर कोने पर कोई वहाँ का व्यक्ति दिख ही नहीं रहा, वहाँ डाकू आराम से उस कोने के पीछे छिप सकता था। आगे बात बताया जाएगा। यहाँ की एक सामाजिक व्यवस्था जो अच्छी थी वो तो बता दी कि छुआछूत नहीं था, जाति पाति नहीं थी और पर्दा प्रथा नहीं था। एक व्यवस्था यहाँ की बहुत गड़बड़ थी जो आगे आपको आएगी। तो यहाँ आपको समझ में आया कि कहाँ कैसे जा रहे थे, कितनी ऊंचाई, 16-17 हजार फीट की ऊंचाई थी, नदियों का मोड़ था, पहाड़ों का कटाव था, और यहाँ पर पहुंचना बड़ा कठिन भी था। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों पर यदि तिब्बत में, वो कह रहे तिब्बत के गांव में यदि कभी ऐसी घटना घट जाए, खून खराबा हो जाए, किसी की हत्या कर दी जाए, तब तो वहाँ कानून चलता है और वहाँ पर उस व्यक्ति को सजा मिल सकती है। लेकिन ऐसे निर्जन, निर्जन मतलब सुनसान, जो पहाड़ का रास्ता है कटाव वाला, वो तो बिल्कुल खाली ही जगह है। ऐसे निर्जन स्थानों पर में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। अब वहाँ पर कोई व्यक्ति मर भी जाए तो निर्जन स्थानों पर कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं पूछने वाला, और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। वहाँ कौन, किसने देखा और कौन गवाही देगा और कौन मरा। तो वहाँ पर डाकुओं को लूटना, डाकू लूट सकते हैं लोगों को और मार भी सकते हैं। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल, बंदूक के लिए फिरते हैं। क्या बताया कि तिब्बत में अगर गांव में जाएंगे आप तो वहां तो कानून चलता है, लेकिन इन निर्जन स्थानों पर कोई कानून नहीं चलता। और जैसे आप व्यक्ति डंडा लेके घूमता है नॉर्मल जगहों पर, आराम से हाथ में डंडा लिए कोई भी ले सकता है, वैसे वहां पर पिस्तौल और बंदूक लेकर घूमते। उन डाकुओं के लिए निर्जन स्थानों पर कोई कानून नहीं है। वो सबसे पहले आने वाले उस यात्री को मार डालते हैं, उसके बाद वहां उसकी तलाशी लेते हैं कि क्या उसके पास है और क्या नहीं। ठीक, तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि वहाँ का एक और व्यवस्था क्या थी, कानूनी व्यवस्था क्या थी। तो वहाँ पर कानून तिब्बत के गांव में तो था, लेकिन निर्जन स्थानों पर रहने वाले डाकुओं के लिए कोई कानून नहीं था। पिस्तौल और बंदूक वो लाठी की तरह दिन रात लिए रहते थे। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, पर जहाँ कहीं ऐसी सूरत देखते, टोपी उतार, जीव निकाल, कुची कुची
कुची कुची का वहां पर अर्थ होता है दया, दया। 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। अब यहाँ पर लेखक ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि वैसे तो हम भिखारी के वेश में थे, तो हमें इसका जान माल का तो कोई खतरा था नहीं कि वो हमारी खून कर दे। और कभी यदि ऐसा कोई व्यक्ति दिख गया डाकू जैसा, तो ये क्या करते थे, ये एक नाटक करने लगते थे, टोपी को अपने सिर पे जो लगी है उसको उतार कर ऐसे भीख मांगना कि कुची कुची, मतलब वो दया दया करके 1 पैसा मांगने लगते थे। तो डाकू भी समझता था कि ये तो लुटे वो हैं, भिखारी हैं, इनको क्या लूटना। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। अब यहाँ की उन्होंने बात तो बता दी, लेकिन उन्होंने फिर अपने रास्ते की बात बताई कि हम उतने ऊंचाई पर चढ़ते जा रहे हैं, पीठ पर हमारी, क्योंकि घुमक्कड़ जो लोग होते हैं जिनके घूमने का शौक होता है, वो अपना सामान अपनी पीठ पर लादे हुए चलते हैं। तो कह रहे पीठ पर तो बहुत अधिक वजन था, और उस वजन के साथ ही हमें क्या करना था, आगे बढ़ना था। अगला पड़ाव 16-17 मील के बाद ही था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। उन्होंने अपने मित्र से कहा भाई अब यहाँ से क्या किया जाए, यहाँ से तो घोड़ा किया जाए, क्योंकि इस घोड़े से ही हम आगे बढ़ सकते, नहीं तो हमसे आगे नहीं बढ़ा जाएगा। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। ठाणे से पहले ही एक जगह चाय भी पी। दोपहर के वक्त ढाणे के ऊपर डाड़े के ऊपर जा पहुंचे। ठीक, तो डाड़े से पहले एक जगह चाय भी पी ली और दोपहर के वक्त उसके ऊपर पहुंच गए। हम अब समुद्र तल से कितने ऊपर थे, 17 से 18,000 फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से, मतलब दक्षिण को यहाँ बोला जो गया है वो दक्षिण की बात हुई है कि दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। अब वो बता रहे वहां का एरिया कि दक्षिण तरफ से और पूरब से पश्चिम की तरफ हिमालय के श्वेत शिखर का मतलब जो बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं, चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, मतलब वहां पर बर्फ नहीं थी, ना वहां बर्फ की सफेदी थी और ना किसी तरह की हरियाली थी, एकदम काले दिख रहे थे, इसलिए उनको नंगा पहाड़ बोला गया है। वहां पर किसी भी प्रकार की हरियाली नहीं थी और वहां पर किसी भी प्रकार की बर्फ नहीं थी। तो यहाँ पर बोला जा सकता है कि डाणे के ऊपर वो कितने ऊंचाई पर थे, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर थे, तो 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर थे। और वहां के पहाड़ कैसे थे, तो कुछ तो श्वेत बर्फ से ढके हुए थे, लेकिन कुछ बिल्कुल नंगे पहाड़ थे। और यहाँ पर जो हमने अपना पार्ट अभी खत्म किया है कि इतना आपने पढ़ लिया, यहाँ से मैंने आपको बता दिया कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। अगला पार्ट जो आएगा इसमें हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे, तो कोई भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आप साथ साथ पढ़ते जाएंगे तब आपको पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा। आपको एक साथ पार्ट को आधा घंटे तक नहीं सुनना पड़ेगा, आधा आपने सुना, फटाफट आपने दूसरा वीडियो निकाला और आपने पार्ट को आधा और कंप्लीट किया। तो अगला जो पार्ट है वो बहुत जल्दी आपके सामने आएगा, क्योंकि मैं खुद ही इतना लेट नहीं करूंगी कि आप दूसरा पार्ट पढ़ने के लिए बैठे रहें, क्योंकि आपका समय भी कीमती कितना है ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगले पार्ट के लिए आप तैयार रहिएगा। अभी तक का और आज तक का पार्ट यही समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।